2 दो चीज़ें हमारे पास होती है, एक होता है क्वेश्चन पेपर और एक हमारे पास आता है इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर आपको वो सारे सेंटेंस दिए जाते हैं जो कि आपके पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट हैं या पेपर के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। वो क्वेश्चन आपको देगा सुडोकोड का जिसके अंदर आपने ये इस्तेमाल करना होगा। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, सबसे पहली चीज हमारे पास है refer to the insert for the list of pseudocode function and operators. Question number 1. A program is being developed to control the production line in a factory. A number of different program life cycle are available for the development of a program. Explain the need for the method or explain the need for the different program development life cycle. अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे मल्टीपल इंफॉर्मेशन आती है लाइक कि आपका लीनियर मॉडल इस्तेमाल किया जाए, जैसे हमारी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसका जो बजट है उसको इस्तेमाल करने के जाए प्रोजेक्ट जो है आपका वो स्टेबल रहे, उन सब चीज़ों को वो इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर हम अगर बात करते हैं कि भाई हमारे पास जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर, उसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास किस तरीके से काम कर रहे हैं, हम एज पर बजट हैं या नहीं है, ठीक है, आपकी जितनी भी डेवलपमेंट है वो प्रोटोटाइप है या नहीं है, आपकी जो प्रॉब्लम आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको सॉल्व किया जा सकता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि भाई चॉइस ऑफ प्रोग्राम, आपके जो डेवलपमेंट होते हैं वो अप्रोच मेथड होती है जो रिक्वायर्ड की जाती है आपके पास। या फिर हम कह सकते हैं कि अलाउ द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल, बजट, टाइम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ सकती हैं जो कि हमारे को यहाँ पर बताया जा सके। हम बहुत सिंपल सी एक लाइन लिख सकते हैं भाई डिफरेंट मेथड्स हमारे पास है, जिसमें हमारे पास आ सकता है प्रोजेक्ट, आ सकता है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वेरी in scale, budget and complexity। ठीक है, हमारे पास स्केल आ सकता है, बजट आ सकता है, उसी कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बात कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, कोडिंग इज अ स्टेज इन अ प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट साइकिल के अंदर कोडिंग हमारी क्या है, एक स्टेज है। स्टेट 1 कंसिडरेशन दैट वुड बी इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि भाई जो भी डेवलपमेंट टूल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसकी अवेलेबिलिटी आपके पास क्या है, या हम उन लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास वहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, और हम ये कह सकते हैं भाई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज इन टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग हमारे पास जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। सो नॉर्मली आपका जो कंट्रोल होता है कि कौन सी लैंग्वेज आपके उस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सूटेबल है, वो हम वहाँ पर कंसिडरेबल मेंशन करते हैं कि भाई मोस्ट सूटेड की हम बात कर रहे होते हैं कि भाई मोस्ट सूटेड हमारे पास डेटा चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंट बात करते हैं भाई कि आपकी अवेलेबिलिटी की बात कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट टूल्स या फिर लाइब्रेरीज या फिर हम कह सकते हैं और द स्पेसिफिक एक्सपर्टीज of the programming team। जिसको दूसरे अल्फाजों में कहते हैं सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि जो उनके हिसाब से सूटेबल है
हम उसको लेकर जो है वो यहाँ पर बता सकते हैं। इट मेक सेंस? ओके, नेक्स्ट पार्ट। Program has been in use for a number of months and adaptive maintenance is required. Adaptive maintenance है आपके पास adopt करने वाली. So give 3 reasons why adaptive maintenance may be required. We can say maybe some hardware has been changed, some software has been changed like operating system change, maybe some policy financial regulation has been changed. या हम कह सकते हैं कि भाई आपकी जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी वो चीज़ें आपकी क्या हो गई हैं, बदल गई हैं। ठीक है, आपकी प्रोडक्शन लाइन बदल गई है, नई टेक्नोलॉजी आपके पास आ रही है, आपके जो लाइब्रेरी मॉड्यूल्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं, लीगलाइजेशन आपके पास जो चीज़ें आ रही हैं हम उनकी बात कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है कि रिक्वायरमेंट आपके पास चेंज हो रही है, तो हम उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस टू the operating system और हार्डवेयर इंटरनल हम कह सकते हैं चेंजेस टू बिजनेस पॉलिसीज। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास चेंजेस मेड इन लाइब्रेरी मेथड्स। ठीक है, have a look at it. Next part, as well as adaptive maintenance. हम जब adaptive maintenance की बात करते हैं तो किसी चेंजेस को लेकर चल रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, और उन्हीं रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ बात करते हैं। अब इसने बोला कि भाई as well as adaptive maintenance, other type of the program maintenance may be needed. Identify one other type of program maintenance. There are 3 major types हम बात कर सकते हैं, corrective, perfective and adaptive. Adaptive की उसने ऑलरेडी बात आपको बता दी है, तो या तो आप perfective लिखो या corrective लिखो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई perfective, ठीक है। अल्टरनेटिव हमारे पास 3 कौन कौन सी है, हमने बात की भाई एडाप्टिव हमारे पास है जो कि उसने ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया हुआ है। फिर हमारे पास आती है परफेक्टिव एंड द लास्ट हमारे पास होती है करेक्टिव। एडाप्टिव कोई नई चीज़ें क्या आना, चेंज करना, परफेक्टिव चीज़ें चल रही हैं, ओके, पर रिपोर्टिंग वगैरह सारी परफेक्ट करना। करेक्टिव के अंदर हमारे पास कुछ टास्क नहीं चल रहे हैं, कोई बग्स आ गए, उन सबको सही करना, करेक्शन करना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कि जब हम बात कर रहे होते हैं हमारे मेंटेनेंस वाले पार्ट की। नेक्स्ट, pseudocode हैज बीन यूज्ड टू डिजाइन मॉड्यूल्स। ठीक है, डिजाइन क्या है, हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। अब जब भी मॉड्यूल्स की बात आती है तो हम या तो फंक्शन की बात करते हैं या हम बात करते हैं हमारे पास प्रोसीजर की, और अगर इनकी बात ना भी करूं तो हमें कोड तो वैसे ही लिखना है। फॉर द प्रोग्राम टू कंट्रोल द प्रोडक्शन लाइन, द टेबल शोज 4 वैलिड pseudocode expression. Complete the table by giving the data type of the evaluated expression. हमें क्या बतानी है, डेटा टाइप, जैसे कि इंटीजर, बूलियन, ठीक है, रियल, स्ट्रिंग। हमें सवाल को देखते हुए जो भी रूटीन इस्तेमाल हो रही है उसको देखते हुए, उसकी एक्सप्रेशन को लेते हुए हमें अपनी मिसिंग वर्ड्स या जो ब्लैंक वाला एरिया उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि इसने पहले बात की है, राइट मशीन कोड कोमा 4। इस सेंटेक्स को देखकर अगर आपको लग रहा है
तो यहाँ पर एक मशीन कोड है जिसके नंबर 4 करेक्टर की वो बात कर रहा है, कि 4th पोजीशन की वो बात कर रहा है, ठीक है। राइट, हमारे पास देखा जाए तो ये स्ट्रिंग हमारे पास है। जैसे अगर हम इंसर्ट पे जाते हैं तो ये देखें, ये आ गया आपके पास राइट लिखा हुआ है, और आपके पास यहाँ पे उसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि भाई ये रिटर्न 3 और 4 क्या करेगा, और इसकी जो डेटा टाइप जो रिटर्न करवाता है ये वो क्या करवाता है, स्ट्रिंग में करवाता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो डेटा टाइप आएगी वो आ गई हमारे पास सबसे पहली स्ट्रिंग, ठीक है। स्पीड इंटू 2.5, फॉर्मूला लगा हुआ है मल्टीप्लीकेशन का जिसमें वैल्यू क्या है, डेसिमल के अंदर है। जब भी डेटा डेसिमल में गिवन है तो उसकी डेटा टाइप क्या होगी, रियल, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, रियल। उसके बाद हमारे पास है नॉट स्टेटस। अगर हम अपनी सूडो कोड को रिफ्रेश अपना रिकॉल करें तो हम इस्तेमाल करते थे फ्लैग, जिसको हम लोग ने फाउंड इक्वल टू फॉल्स और ट्रू, और हम लिखते थे कि इफ नॉट फाउंड, इसका मतलब है वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इसने यहाँ पे लिखा नॉट स्टेटस, तो इसका मतलब है कि जब हम इनको बूलियन में डिफाइन करते थे तो यहाँ पे भी डेटा टाइप हमारे पास क्या आएगी, बूलियन। इज डैश नम चेक, कि एक वेरिएबल बना हुआ है और चेक के बारे में बात कर रहा है कि भाई चेक करना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, बूलियन ही आएगा। बेटा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई है जिससे हमें इसका डेटा टाइप पता चल रहा है कि नॉट स्टेटस का मतलब इसमें भी यस और नो है। इस चेक कि वो चेक कर रहा है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, कोई भी डेटा मतलब कि 2 पे आपकी यस और नो चेक किया है, वैलिड है नहीं है, तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा, बूलियन ही दिखाया जाएगा। सो द नेक्स्ट पार्ट, a global array product is used as a part of the pseudocode design being developed to control the production line. Product is used to store the number of rejected items in each day. यहाँ प्रोडक्ट है वो डेवलप हुआ है टू कंट्रोल द प्रोडक्शन लाइन, और जो प्रोडक्ट हमारे पास एरे बना हुआ है ग्लोबल एरे, उसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है, रिजेक्टेड आइटम है। द फॉलोइंग सूडोकोड स्टेटमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की कितनी डायमेंशन है, 2, x एंड y। सो हाउ मेनी डायमेंशंस आर देयर, यू कैन राइट ईदर 2 और यू जस्ट राइट सिंपल 2, ठीक है, कि हमारी x है और y है, 2 डायमेंशन हमारे पास यहाँ पर है। सेकेंड पार्ट उसने हमें बोला स्टेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे प्रोडक्ट, कि एरे जो प्रोडक्ट है इसमें टोटल नंबर कितने हैं। तो ये टोटल नंबर हमें कैसे पता चलेंगे, जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि इसकी सबसे वैल्यू जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से, और एंड हो रही है 999। अगर आप 0 से काउंट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 100 हो गई। y किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और एंड किसके ऊपर हो रहा है, 9 के ऊपर। तो 0 से 9 को जब हम काउंट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। सो 100 इंटू 10 इक्वल टू 1000। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1000 है। पॉइंट नंबर 3, इट सेज गिव द सूडोकोड डिक्लेरेशन फॉर द एरे प्रोडक्ट। क्या अब हमें क्या करना है, हमें इसको डिक्लेयर करवाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सो हम सिंपल लिखेंगे डिक्लेयर कैपिटल के अंदर, डिक्लेयर प्रोडक्ट एरे 0:99 फॉर द रोज, कॉमा 0:9 फॉर कॉलम, ठीक है। पहले हमारे पास ये आ गया, ये रो को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को करता है, ऑफ इंटीजर। इसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर है। तो बहुत ही आसान सवाल ये था, बट सिर्फ फोकस आपने रखना बहुत ज़रूरी है
कि आपके पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वो आपने मिस्टेक नहीं करनी। जैसे डायमेंशन का उसने पूछा, खाली 2 लिखना है, एक नंबर का है। स्टेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ऊपर उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपके फाइनल वैल्यू आ जाएगी। डिक्लेरेशन आपने करना है तो डिक्लेरेशन आपके पास यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, a programmer to calculate the pay of employees working for a company is being designed. A stepwise refinement has been used in the design of the program. Describe stepwise refinement. बेसिकली इसको दूसरे अल्फाजों में हम डिकम्पोजिंग कहते हैं। ये एक प्रोसेस है आपके डिकम्पोजिंग अ लार्ज प्रोग्राम, जो कि हमारे पास कहता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को स्मॉलर एरियाज में डिवाइड कर देना, मैनेजेबल मॉड्यूल्स बना देना, ठीक है। और ये कब तक बनाते हैं कि अनटिल हमारा जो कोड है वो सिंपल इनफ हो टू बी कोडेड एज अ सिंगल यूनिट। या फिर हम ये बात कर रहे होते हैं कि भाई आपके पास अनटिल, ठीक है, हम ये बात कर रहे होते हैं कि भाई अनटिल आपके पास जो है वो क्या स्टेप कैन बी डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू लाइंस ऑफ कोड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए कि द प्रोसेस of decomposing a large or complex problem into smaller manageable sub program, we can say, or we can say modules. Until steps can be directly translated into line of code. बहुत सिंपल है, स्टेप वाइज आपके पास नॉर्मल डिकम्पोजिंग, आपकी मेन प्रॉब्लम को जो है वो छोटे हिस्सों में कर देना, मॉड्यूल्स में कर देना, सब प्रोग्राम्स में कर देना, इन सब को जो है वो हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं हमारे पास स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ठीक है। So next part, one of the program module used to calculate employees weekly bonus pay has been completed. The amount of the bonus pay they receive is based on the number of hours worked and the value of the cells made as shown in the below table, in the table. Bonus pay and value of the cells are both in dollars. तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि वो डॉलर्स के अंदर है, किसी दूसरी उसमें का नहीं है, मतलब करेंसी है। कि वर्क हमारे पास है, सबसे पहले आवर्स वर्क, कितने घंटे हमारे पास काम हुए, वैल्यू ऑफ सेल्स क्या है, और उसके ऊपर उसका बोनस कितना दिया हुआ है। बिटवीन 1 and 40 इंक्लूसिव, 200 और 2000 और लेस, जीरो बोनस। 1 to 40 अबव 2000 सेल वैल्यू 50%, अबव 40 2000 और लेस वैल्यू ऑफ सेल 10%, अबव 40 आवर्स, ठीक है, एंड अबव 2000 देन 100% और 100 बोनस। अब सवाल हमारे पास ये है, द मॉड्यूल इज टेस्टेड यूजिंग अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड। आपके वाइट बॉक्स मेथड इस्तेमाल किया गया है। सो हमारे पास यहाँ पर दो किस्म की टेस्टिंग होती है, एक वाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। वाइट बॉक्स की अगर जब भी हम बात करें तो इट्स ऑलवेज लाइक कि ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी जो होती है उसको टेस्ट करता है फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव, और उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है कि कोड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। जैसे हम बोलते हैं ना, ड्राई रन करने के लिए हम फ्लो चार्ट के ऊपर वैल्यूज ऐड करते हैं, तो यहाँ पर वाइट बॉक्स के अंदर इसने बोला कि भाई आपका कोड से कोई ताल्लुक नहीं है,
आपने स्ट्रक्चर को देखते हुए, ठीक है, आपने कोड डालना है जो ये चेक करेगा कि क्या प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, स्क्रीन के अंदर उसने एक बात मेंशन की है कि आपके पास दो टाइप के टेस्ट है, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। सो टेस्ट 1 की कुछ वैल्यूज उसने बताई हुई हैं, आर वर्क्स, वैल्यू ऑफ द सेल्स, बोनस, देन टेस्ट 2। ब्लैक बॉक्स की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स है, वो कंसीडर करता है एक्सटर्नल बिहेवियर ऑन द सिस्टम। इंटरनल वर्किंग जितनी भी आपके पास है वो आपकी अकाउंटेबल होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास दो टेस्टिंग मेथड आपको बताने हैं जिसके अंदर आपकी ये वैल्यूज़ फीड हो जाए, जो वैल्यूज़ आपकी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही हैं, जो कि उसने ऊपर मेंशन की है। सो हम यहाँ पर वैल्यू दे सकते हैं भाई, वर्क आर हमने बोला 1, सॉरी, बिटवीन 1 एंड 40 इंक्लूसिव। सेल्स वैल्यू क्या है 2000 एंड उसका पे क्या है 50। अब हम इसको एक अबव को भी दे सकते हैं कि हमारे पास सेकंड क्या है, अबव 40 लेस देन इक्वल टू 2000 एंड बोनस क्या है 10%। ये वैल्यू कहाँ से मिली, यहाँ पर आपको चार मेथड दिए हुए हैं, अपने चार में से कोई भी दो टेस्ट करके चेक करने कि क्या आपका सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, so we have done it this one. Now we are moving forward to the next question. They said the program to calculate pay uses a number of modules which are each called from different places. फिर साथ में उसने बात की कि the program is to be tested using a stub, ठीक है, testing before all the program module have been completed. Describe S-step टेस्टिंग। S-step टेस्टिंग हमारे पास क्या होती है, बेसिकली ये आपके उन मॉड्यूल्स के साथ लिखी जाती है जो कि अनफिनिश काम कर रहे हैं, या हम बात कर सकते हैं डमी मॉड्यूल्स, बेसिकली ये आपके कंसीडर किए जाते हैं। S-step हमारे पास नॉर्मली एक बात कर रहे हैं तो अगर हमारे पास आता है वो डमी मॉड्यूल्स हैं जो आपके यूज़ किए जाते हैं अनफिनिश मॉड्यूल के लिए। टिपिकली वो रिटर्न करते हैं आपके सिंपल वैल्यूज़ को और प्रिंट कराते हैं कि आपके भाई जो भी मॉड्यूल आप कॉल करवा रहे हो वो सही तरीके से कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने कोई मॉड्यूल बना दिया है, अब वो कॉल ही नहीं किया जा रहा, आ ही नहीं रहा, वो डेटा रिटर्न ही नहीं कर रहा, वो वैल्यू को लेकर नहीं आ रहा, तो आपके पास वहाँ पर ये टेक्निक आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम बोल सकते हैं भाई डमी मॉड्यूल, द यूज़ ऑफ डमी मॉड्यूल, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं S-step, दैट स्टैंड इन फॉर अनफिनिश्ड मॉड्यूल्स। ठीक है, टिपिकली रिटर्न अ सिंपल वैल्यू और print message to verify that calling
मॉड्यूल फंक्शन। ठीक है, लाइक अ चेकिंग टेस्टिंग, हम लोग बात कर रहे हैं कि हमने चेक कर लिया कि हमारे पास वैल्यू किस तरीके से काम कर रही है। सो सेकंड पार्ट, द प्रोग्राम हैज बीन completed and compiled successfully. The program is testing using a black box testing. Identify and describe one type of error that black box testing could detect. अब आपके पास यहाँ पे जब आ रही है तो हमारे पास दो टाइप के एरर्स मैक्सिमम हमारे पास यहाँ देखे जाते हैं। एक आपका लॉजिक होता है, दूसरा आपका होता है यहाँ पर रन टाइम। क्योंकि उसने सक्सेसफुली कंपाइल बोल दिया तो अब उसकी बात हो गई है। सेकेंड होकर आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वन टाइप ऑफ एरर, ठीक है, दैट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कुड डिटेक्ट। सो हमारे पास दो हैं, एक रन टाइम होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, लॉजिक होता है। रन टाइम की अगर बात करें तो वो बात करता है कि भाई द प्रोग्राम परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन, कि कंटिन्यूसली लूप चलना, इनफाइनाइट लूप के ऊपर चला गया, ठीक है, चलते चलते हैंग हो गया, रुक गया। लॉजिकल एरर इस मीन कि जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया, कि जो आप बिहेवियर का एक्सपेक्ट कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम से वो उसने नहीं किया। आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड नहीं है। या हम कह सकते हैं कि भाई एन एरर इन द लॉजिक ऑफ द एल्गोरिथम, आपने प्लस की जगह माइनस लगा दिया। जो ट्रू की जो कंडीशन थी वो आपने फॉल्स में लगा दी, जो फॉल्स की थी वो आपने ट्रू में लगा दी। तो लॉजिकल एरर आपके पास इस तरीके से आ सकते। कोई भी एक हमें मेंशन करना है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं रन टाइम। रन टाइम एरर के अंदर के द प्रोग्राम performs an illegal operations। ठीक है, हमारे पास इलीगल क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म करना। गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट वन, an algorithm is designed to generate an output two unique random integers. Each integer value is between -10 and +10 inclusive. If both integers are negative, a third random integer between 30 and 35 inclusive will be generate and output. Very simple and easy. हमें यहाँ पर जनरेट नंबर करना है। जो रूटीन इस्तेमाल होगी वो आपकी कौन सी होगी, रैंडम वाली इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, रैंडम आपके पास है, एक नंबर इसने दे दिया कि भाई आपके पास ये रहा, बल्कि दोनों इसके पास यही है। और अगर ये कह रहे हैं इफ बोथ इंटीजर गॉट नेगेटिव नंबर, अगर उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव होती है, तो फिर नंबर क्या जनरेट करो, 32 35 को जनरेट करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन हम चलते हैं इसके, आसान सा है। हमें तो सबसे पहले तीनों को डिक्लेयर करना पड़ेगा। वी डिक्लेयर फर्स्ट num equal to integer, declare second num integer, declare third num। इंटीजर। ठीक है, तो हमारे पास आ गए डिक्लेरेशन में तीनों। जी बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा कि आप जो है वो एक लाइन में भी कर सकते हो कि तीनों की डेटा सेम है, बट ये तीनों एक लाइन में आएंगे नहीं। तो आपने इससे बेटर, क्योंकि इनफ लाइंस आपको दी हुई हैं जिसमें आपको कोड आराम से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें जनरेट कराना है फर्स्ट नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई फर्स्ट नम नीड टू बी जनरेटेड, int for the integer value, rand
R-A-N-D, rand. Then 21 minus 10. क्या आपके पास यहाँ पे बोलो 21 क्या है, -10 से स्टार्ट है, आपकी रिवर्स वैल्यू आपकी क्या है, -10 है, तो आपकी 20 में से -10 होगी तो वो रैंडम वैल्यू वहां से लेकर आएगा। क्योंकि इंटीजर वैल्यू आपके पास है, तो ये ब्रैकेट आपके पास है, वो इंटीजर कर देगा उस वैल्यू को, जो भी आपकी वैल्यू है। आप राउंड लिख लो, राउंड टू डेसिमल करो तो भी इंटीजर आ जाएगी। नहीं, यहाँ पर INT का मकसद है कि डायरेक्ट वैल्यू किस में रहे, इंटीजर के अंदर है। फिर हमने यहाँ पे किया भाई कि ठीक है आपके पास आ गया, हमने इसे किया आउटपुट, फर्स्ट नंबर कॉमा फर्स्ट नंबर। अब क्योंकि उसने हमें रिपीट करवाना है, वैल्यूज को चेक करवाना है कि अगर आपकी वैल्यू होती है तो कंडीशन आपकी चलती रहेगी, और वो कंडीशन आपकी जब तक चलेगी जब तक वो वैल्यू का प्रूफ पूरी ना हो जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे रिपीट सेकंड नम INT रैंडम 21 - 10, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम थी। अनटिल, ये कब तक चलेगा, अनटिल फर्स्ट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेकंड वैल्यू, फर्स्ट नम इज नॉट इक्वल टू सेकंड नम। अब ये दो बात तो हमारे पास अगर हमने चेक भी करा लिया, ये हमने लूप लगाया इसलिए क्योंकि उसने स्टेटमेंट में बोला था कि अगर दोनों नेगेटिव है तो हमें यहाँ वैल्यू चेक करनी है, जब तक अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम अब किस पे जाना है, ठीक है थर्ड पे जाना है। बट थर्ड से पहले हम सेकंड को क्या करेंगे, आउटपुट करेंगे। सेकंड नंबर कॉमा सेकंड नम, ठीक है। अब हमारी आखिरी बात कि हमें थर्ड नंबर को चेक करना है कि अगर ये दोनों में नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो अब आप क्या करो, इस पार्ट को पढ़ो। इफ फर्स्ट नम is less than 0 and second num is also less than 0, then third num need to be generated, INT ब्रैकेट ओपन RND, क्योंकि अगर हम 35 से बात करें, 35, 30, 31, 32, 33, 34, 35, टोटल 6 नंबर्स हमारे पास यहाँ पर आ गए, ठीक है। एंड ये किससे है, +30 के 30 के बाद के 6 नंबर्स। आउटपुट थर्ड नंबर थर्ड नंबर हमारे पास आ गया, देन एंड के अंदर एंड इफ, करेक्ट। तो बहुत छोटा सा सिंपल सा, बट आपने याद रखनी थी कौन सी लॉजिक कहाँ लगेगी। पहले आपने फर्स्ट नंबर को चेक किया, फिर आप सेकंड नंबर जनरेट कर रहे हो, और साथ में ये चेक कर रहे हो कि दोनों क्या इक्वल टू हैं या नहीं है। अगर दोनों इक्वल टू नहीं है तो वो आगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि रिपीट करवानी थी चीज़ हमारे को। और फिर तीसरे एरिया में हमें ये देखना था कि अगर दोनों फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू नेगेटिव है
तो वो थर्ड नंबर को जनरेट करे जो कि क्या है 30 से अबव है। 30 से अबव कितनी वैल्यूज, 6 वैल्यूज। तो हमने -10 को रखा था, वो -10 से स्टार्ट करेगा। यहाँ पर वो स्टार्ट करेगा 30 से, तो हमने 30 यहाँ पे मेंशन किया। गॉट इट? ओके, सो द नेक्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट, ओवर हियर ये मेंशन करता है अ कस्टमर कैन क्लेम अ फ्री कॉफी फॉर एवरी 11 लॉयल्टी पॉइंट्स। कि अगर 11 पॉइंट्स उसके पास हैं तो वो क्या होगा, उसको एक फ्री कॉफी मिलेगी। द प्रोग्रामर हैज डिफाइंड एज द सेकंड प्रोग्राम मॉड्यूल पॉइंट्स रिपोर्ट। कि हमारे पास अब क्या आ रहा है कि पॉइंट्स रिपोर्ट की अब यहाँ पे बात हो रही है, और वो पॉइंट्स रिपोर्ट के हिसाब से आगे लेके चलेगा। In the module, we can see output the customer ID for each customer who has 11 or more loyalty points. कि आपको लॉयल्टी पॉइंट बताने के लिए एक से ज्यादा वाले के मतलब ये बताने पड़ेंगे उसकी डिटेल। सेकंड, अब हमारे पास यहां पर सेकंड पार्ट है, वो से है आउटपुट द एवरेज लॉयल्टी पॉइंट फॉर ऑल कस्टमर इन द लॉयल्टी एरे, ठीक है, विद एन अप्रोप्रिएट मैसेज। क्योंकि मॉड्यूल की बात की गई है इसने ऑलरेडी, बट इसने अपने डिस्कशन में कहीं पर भी रिटर्न की वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, तो हम यहाँ पर प्रोसीजर भी बना सकते हैं। हम प्रोसीजर के थ्रू जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लें। राइट एफिशिएंट सूडो कोड फॉर मॉड्यूल पॉइंट्स रिपोर्ट, अज्यूम द एरे कंटेन्स द डेटा फॉर एटलीस्ट वन कस्टमर। क्या कस्टमर का डेटा उसके पास मौजूद है। सो स्टार्टिंग द पार्ट हमारे पास है, स्टार्ट करते हैं। प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद हमारे पास आ गया पॉइंट रिपोर्ट, एंड यहां पर कोई उसने पैरामीटर की बात नहीं की, तो हम यहां पे डायरेक्टली हमने यहाँ पर डायरेक्ट वेड इस्तेमाल किया कि उसमें जो भी प्रोसीजर है वो बाद में देखा जाएगा। तो प्रोसीजर हमारा विदाउट पैरामीटर यहाँ पर स्टार्ट हुआ। एक क्लियर? अब उन सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करेंगे जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। हमने डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पर काउंट कर देंगे, हम यूज़ करेंगे वर्ड ताकि हम काउंट कर सकें कितनी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है। हमने यहाँ पे लिखा काउंट कॉमा इंडेक्स और इंडेक्सिंग वैल्यू एज इंटीजर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद हमें सम भी निकालना है, तो हम सम को भी यहाँ पर एक साथ ही एडजस्ट कर लेते हैं ताकि एक ही काम में हमारे तीनों चीज़ें हो जाए। इंडेक्स कॉमा सम, डिक्लेयर एवरेज डिक्लेयर एवरेज एज रियल। ठीक है, अब हमारी इनिशियलाइज करेंगे हम अपनी वैल्यूज को कुछ को, जैसे कि हमारे पास हो गया काउंट की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इंडेक्स की वैल्यू स्टार्ट के अंदर क्या होगी, और हमारे पास जो सम है उसकी वैल्यू इन द स्टार्ट हमारे पास क्या होगी। सो काउंट इज गोइंग टू बी 0, index is going to be start with 1 and sum is also considered as 0. Now for the loop, हमारे पास जो लूप चलेगा वो हम यहाँ पे while लगाएंगे क्योंकि while से हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। सो while loyalty index 1 ठीक है।
वही बात हमारे पास है, पहले तो हमें कस्टमर आईडी चेक करनी है कि कस्टमर आईडी जो है वो सही है या वैल्यूज हमारे पास उस हिसाब से है या नहीं. सो इफ इट्स नॉट इक्वल टू अनयूज्ड, अनयूज यहाँ पर नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं किया, तो हम यहाँ पर 9999 एंड इंडेक्स is less than and equal to 1000. अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या किया जाए, F लॉयल्टी index to is greater than and equal to 11, then बिकॉज ने बात की थी आउटपुट लॉयल्टी इंडेक्स कोमा 1, and if then value is going to be changed about the counting. Count is going to be count plus 1, then sum is going to be sum plus loyalty इंडेक्स कोमा 2, जो कि लॉयल्टी पॉइंट का इंडेक्सिंग थी. देन इंडेक्स जो 1 से चल रहा था इज गोइंग टू बी स्टोर इंडेक्स प्लस 1. then our condition is going to be, a loop is going to be stop, and while then we have to calculate the average. Average is going to be stored by sum divided by count, and in the end output the average point of all the customer is average. Then and procedure. इस तरीके से हमारी वैल्यू उसके पास कितनी काउंट हो रही है, कितना पॉइंट्स टेबल उसके पास ऐड होते जा रहे हैं, तो एवरेज निकलता जाएगा. तो उससे पता चलता जाएगा भाई हमारे पास इंडेक्सिंग वैल्यू क्या है, इक्वल टू पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे. आउटपुट करते हुए हमें एवरेज का पता चल जाएगा कि एवरेज वैल्यूज उसके बाद कितनी बाकी हैं, कितने पॉइंट्स उसमें कैलकुलेट कर सकता है. ऑलरेडी हमने मल्टीपल जगहों के ऊपर वैल्यू स्टोर करवाई थी, तो जिसकी मदद से हमारा प्रोग्राम क्या है अच्छे से चलेगा. नेक्स्ट पार्ट, दिस इज पार्ट सी. The programmer decide to amend the customer ID. It will be stored as a string instead of an integer. This means that the 2D array loyalty can no longer be used. Explain why the 2D array loyalty can no longer be used. क्योंकि जब हम टाइप चेंज कर देंगे तो वो इसका इस्तेमाल नहीं आएगा, और कोई भी एक एरे कैन नॉट स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, जो कि हमें मालूम है कि जितना भी डेटा हमारे पास आता है वो सेम है. ठीक है, डेटा टाइप जो है उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. तो हमारे पास यहाँ पे आएगा कि भाई एनी एरे
कैन नॉट store data of different types। ठीक है, उसने ऑलरेडी क्या बता दिया, वो क्या हो गया, कस्टमर आईडी किस में चली गई है, स्ट्रिंग में चली गई है, और एरे जो हमारे पास है वो कभी भी स्टोर नहीं करेगा। सेकंड पार्ट जो हमारे पास यहाँ पर इसका है, वो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ अ 1D array could be used to store both the loyalty points and amended customer ID। तो देखो, जब भी आप इन दो की बात कर रहे हो और 1D की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर हम कॉन्केटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्केनेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ज्वाइन करेगा आपकी स्ट्रिंग डेटा को और न्यूमेरिकल डेटा को कंबाइन, अपेंड कर सकता है आपकी कस्टमर आईडी वहाँ पर। ठीक है, स्टोरिंग द कॉन्केट आपके पास हमेशा से एरे स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर किया जाएगा, वो हम यहाँ कर सकते हो। या हम ये कर सकते हैं कि भाई एक नया एरे बनाएं जिसकी टाइप हम वहाँ पे शुरू में डिक्लेयर करा दें एज स्ट्रिंग। ठीक है, कंपोजिट डेटा टाइप हमारे पास यहाँ इस्तेमाल की जा सकती है। और रिकॉर्ड जो है वो आपके डिफाइन है, दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ इंटीजर एंड स्ट्रिंग वैल्यू। बट नॉर्मली जो हमारे पास यहाँ पर अप्रोप्रिएट पॉइंट्स हमें लगते हैं, वो हमारे अप्रोप्रिएट पॉइंट्स मोस्टली यही कहलाते हैं। यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि कन्वर्टिंग loyalty points to string and do concatenate। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरी बात कर सकते हैं कि वह एन एरे based on this new type is declared। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट वाज द लास्ट वन। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को देखा, कैसे सॉल्व करना है, क्या चीज़ों को लेके चलना है, कब हमें कॉन्केट यूज़ करना है, कब नहीं करना। 2 आवर्स का हमारे पास टाइम होता है। आई होप कि यू अंडरस्टूड द थिंग्स एंड यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जामिनेशन।